हेलो डियर, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर डिस्कस करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, फिर डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, फिर डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, फिर डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन, फिर डिस्कस करेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बाद डिस्कस करेंगे पास्ट 10 इयर्स एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को। इसके बाद हम बर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे अल्फ्रेड बर्नर थे उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग की स्टडी की और एक थ्योरी डेवलप की। उस थ्योरी को हम बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहलाते हैं? तो जिस भी कंपाउंड में ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हो वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई आयन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये आयन प्रेजेंट है लेफ्ट साइड राइट साइड तो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो हमारे सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, सिंपल कंपाउंड होते हैं, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल COCl3, ये हमारा कोबाल्ट क्लोराइड है, 6 अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो CONH3 Cl3 ये बना। तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो कोबाल्ट जो है वो 6 लिगेंड से कनेक्ट होता है, तो 6 लिगेंड से कनेक्ट होगा और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगा। Cl3 जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ये हमारे काउंटर आयन कहलाएंगे। अब COCl3 अगर 5NH3 से रिएक्ट किया तो CONH3 एक क्लोरीन जो है वो अंदर आ गया और 2 क्लोरीन बाहर चले गए, तो 2 क्लोरीन ये काउंटर आयन है और ये हमारा लिगेंड बनेगा। क्योंकि कोबाल्ट जब भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो 6 लिगेंड से कंबाइन होगा, 6 लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाएगा। COCl3 अगर हमारे पास 4NH3 है तो 4NH3 और 2 Cl अंदर 1 Cl बाहर। अगर COCl3 3 अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है तो CO 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन, अब बाहर कुछ नहीं बचा। अगर मान लीजिए COCl3 2 अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो हम कहेंगे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमको 6 लिगेंड चाहिए और यहाँ पे 3 और 2 5 ही हैं, तो 6 नहीं है, इस कारण कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो अब हमारी बर्नर थ्योरी क्या कहलाती है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है उसकी स्टडी के बेसिस पे अल्फ्रेड बर्नर ने बर्नर थ्योरी को डिजाइन किया था, बर्नर थ्योरी को डेवलप किया था। तो बर्नर थ्योरी का जो पहला पॉइंट है, तो बर्नर थ्योरी का पहला पॉइंट क्या कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है, तो इस सेंट्रल मेटल आयन की 2 बैलेंसी होती है, प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, जबकि सेकेंडरी बैलेंसी जो है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। ठीक है, तो कोबाल्ट की प्राइमरी बैलेंसी जो है वो यहाँ पे 3 है और कोऑर्डिनेशन बैलेंसी जो है वो यहाँ पे 6 है। जो सेकेंडरी बैलेंसी जो है 6 है और सेकेंडरी बैलेंसी हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कहलाता है? सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वो हमारी आयोनाइजेबल होती है और ये बैलेंसी जो है वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, प्राइमरी बैलेंसी एक्चुअल में क्या होता है? प्राइमरी बैलेंसी एक्चुअल में जो हमारा एटम है, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही प्राइमरी बैलेंसी कहलाती है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है वो लिगेंड से सेटिस्फाइड होती है। और आपको पता है कि लिगेंड जो है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड एंड पॉजिटिव लिगेंड। सेकेंडरी बैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ बने हुए हैं, उस नंबर को हम सेकेंडरी बैलेंसी कहते हैं। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देखो, जो हमारी प्राइमरी बैलेंसी होती है वो कैसी होती है? वो नॉन डायरेक्शनल होती है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी बैलेंसी में मेटल जो है वो क्या करता है? वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है काउंटर आयन के साथ। अब आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं? हमारे नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जबकि जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है, सेकेंडरी बैलेंसी कैसी होती है? वो हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है
और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या कहलाती है, वो किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 टाइप का है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 टाइप का है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ये 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट देखो जरा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 होल 6 Cl3। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे ये जो Cl है, 3 Cl है, ये प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। और 6 जो लिगेंड है अमोनिया वो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, तो 6 हम बॉन्ड बनाएंगे, राइट। एक और कंपाउंड देख लो, CONH3 5Cl और ये Cl2। तो ये 6 लिगेंड जो है वो कैसे होंगे, वो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होगी जो कि सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और चूंकि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3 Cl नेगेटिव होना चाहिए, तो 2 Cl तो यहां पे प्रेजेंट है। जो थर्ड वाला ये Cl है वो यहां पे आयनिक बॉन्ड भी बना रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारी बर्नर्ड थ्योरी हो गई। इसके बाद हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो लिनियस पाउलिंग ने डेवलप की थी। जो हमारे अल्फ्रेड बर्नर हैं उन्होंने मेटल लिगेंड बॉन्ड की स्टडी की थी, जबकि मेटल लिगेंड बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था लिनियस पाउलिंग ने अपनी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। तो जो हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इस थ्योरी की हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री एंड उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला मेन पॉइंट है कि मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसमें लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जबकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है, जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए मेटल के पास जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, और वो वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो इक्वल एनर्जीज के होने चाहिए ताकि लिगेंड द्वारा डोनेट इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। फॉर एग्जांपल NiCO4, तो यहाँ पे लिगेंड 4 है तो हमको 4 वैकेंट ऑर्बिटल निकल में चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इक्वल होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू इट्स डेंटाइसिटी। तो लिगेंड है 4 और डेंटाइसिटी CO की होती है 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई 4। इसकी बात करते हैं तो लिगेंड है 6 और डेंटाइसिटी होती है अमोनिया की 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6। तो यहाँ पे कोबाल्ट में हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और यहाँ पे C2O4 ये लिगेंड है 3 और डेंटाइसिटी होती है ऑक्सिलेट आयन की होती है 2, तो 3 × 2 हो जाएगा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहाँ भी कोबाल्ट में हमको 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। तो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन से कंपाउंड की ज्योमेट्री डिटरमाइन कर लेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो मेटल लिगेंड के बॉन्ड से हम हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री को और लिगेंड के बीच बॉन्ड बन गया तो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा पैरामैग्नेटिक है, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। तो ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डिटरमाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट है, जब लिगेंड जो
अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, वो पेयर्ड कर देता है। तो ये पेयर अप जो है वो होन्स रूल के अगेंस्ट होता है। तो अगर लोन पेयर डोनर जो है, जो हमारा लोन पेयर डोनर है, अगर कार्बन या नाइट्रोजन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है, CN में कार्बन होता है। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जो है वो लिगेंड में क्या हो, कार्बन एटम हो या नाइट्रोजन हो, तो फिर वो हमारा जाता है। फिर इसके बाद हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पाता, तो है वो या तो ऑक्सीजन हो या सल्फर हो या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये हो, ठीक है, ये आयन हो, तो हमारा जो है वो वीक लिगेंड कहलाता है। तो देखो H2O में लोन पेयर डोनर ऑक्सीजन है, Cl नेगेटिव क्लोरीन, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव, NO3 नेगेटिव में ये ऑक्सीजन डोनर है, ROH में ये हमारा ऑक्सीजन डोनर है। फिर हमारा 7th नंबर का पॉइंट है, इफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्स इनर n-1d ऑर्बिटल। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इनर n-1d ऑर्बिटल यूज किए जा रहे हैं, तो फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इसको हम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इनर n-1d ऑर्बिटल कब यूज किए जाएंगे, जब हमारा लिगेंड जो है वो स्ट्रांग हो। तो देखो NiCN4-2, तो निकल के इनर ऑर्बिटल जो है वो यूज किए जाएंगे, ठीक है, इनर डी ऑर्बिटल जो है वो यूज किए जा रहे हैं, इस कारण इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, और इसको हम स्पिन पीरियड कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। तो ये जो हमारा NiCN4-2 है, इसको हमने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, इसमें सेंट्रल मेटल एटम निकल है, निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, कॉन्फ़िगरेशन 3d8-4s2 होगा। तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किए, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किए। अब यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो निकल +2 में होगा, तो मतलब 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ 4s 0 हो जाएगा और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन ज्यों के त्यों रहेंगे। अब चूंकि CN नेगेटिव हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। अब चूंकि CN कितने हैं, 4 हैं, तो हमको 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल तो ये D का हो जाएगा, फिर एक S का हो जाएगा और 2 P के हो जाएंगे। तो यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इन वैकेंट D ऑर्बिटल में CN नेगेटिव जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे इनर D ऑर्बिटल यूज किया गया, इस कारण इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसी कारण इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसी कारण इसको हम स्पिन पीरियड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो DsP2 टाइप का है। फिर इसके बाद हमारा 8th नंबर का पॉइंट है, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आउटर ND ऑर्बिटल जो है वो यूज किया जा रहा है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इसी को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसी को हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये फॉर्मेशन पॉसिबल होगा जब हमारा लिगेंड जो है वो वीक होगा, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल NiH2O6+2, तो ये हमारा वाटर कैसा है, वीक लिगेंड है, राइट। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल मेटल एटम निकल है, एटॉमिक नंबर 28, तो कॉन्फ़िगरेशन 3d8-4s2 होगा। तो D में 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे गए, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे गए, निकल +2, यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3d के 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। अब चूंकि H2 हमारा कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर सकता, तो हमें निकल में 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल 4s का होगा, 3 4p की और 2 होंगे 4d के। अब चूंकि यहाँ पे आउटर D ऑर्बिटल जो है वो यूज किए गए,
इस कारण इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसी को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस कारण इनका स्पिन हाई होगा। और इसको हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हमारे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बहुत सारे लिमिटेशंस थे। तो पहला लिमिटेशंस ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा अजम्पशन थे। सेकंड लिमिटेशन ये था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था। थर्ड अजम्पशन ये था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलरफुल क्यों होता है, इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाया। फोर्थ अजम्पशन ये था कि इस थ्योरी के थ्रू हम ये तो बता सकते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन क्वांटिटेटिव नंबर्स जो है, क्वांटिटेटिव डेटा जो है, वो हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते। फिर इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इस थ्योरी के थ्रू हम ये नहीं बता सकते कि हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया। 6 नंबर है कि हमको ये तो पता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा। तो ये हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे। इसके बाद हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमको हैंस बेथे एंड जॉन ब्लीक ने दी थी। इस थ्योरी के मेन पॉइंट हैं, पहला पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये अज्यूम किया गया कि मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड प्योरली आयोनिक होता है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट कहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच दो टाइप के फोर्स लगते हैं। पहला फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है, दूसरा फोर्स रिपल्सन फोर्स है। आयन ऑफ मेटल एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड, या पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल एंड नेगेटिव एंड्स ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। जो हमारा रिपल्सन फोर्स है वो लगता है दी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, लिगेंड्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। जो हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनको हम पॉइंट चार्ज लिगेंड्स बोलते हैं, जबकि जो हमारा न्यूट्रल लिगेंड्स होता है उसको हम पॉइंट डाइपोल या सिंपल डाइपोल लिगेंड्स बोलते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड किसी मेटल के अराउंड अस इस प्रकार से होता है ताकि लिगेंड्स के बीच मिनिमम रिपल्सन फोर्स लगे। तो जैसे ही सिल्वर से 2 लिगेंड कनेक्ट हैं तो ये 180 डिग्री पे रहेंगे ताकि यहाँ पे रिपल्सन फोर्स सबसे कम लगे। ठीक है, क्योंकि लिगेंड पे क्या होता है, चार्ज होता है, पॉइंट डाइपोल चार्ज होता है, राइट। तो मेटल के अराउंडस लिगेंड इस प्रकार सराउंडेड होते हैं ताकि रिपल्सन फोर्स कैसा हो, मिनिमम हो। अगर हमारे 2 लिगेंड हैं तो स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, लीनियर हो जाएगा। अगर हमारे पास 4 लिगेंड है तो स्ट्रक्चर आपका या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर 6 लिगेंड है तो स्ट्रक्चर आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 6 लिगेंड में स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल क्यों है, ताकि यहां पे ये जो न्यूट्रल लिगेंड है वहां पे पॉइंट डाइपोल फोर्स जो है वो मिनिमम लगे। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है, मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है उसको हम 2 सेट्स में डिवाइड करते हैं जो कि ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। तो ये डी ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल जो है वो T2G कहलाते हैं। तो ये हमारे dx बाय dy z dxz ऑर्बिटल, ये हमारे T2G ऑर्बिटल कहलाते हैं। और dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर dz स्क्वायर इनको हम Eg ऑर्बिटल बोलते हैं। T2G ऑर्बिटल इनको हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं और इन्हीं को हम 3-फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। जो हमारे Eg ऑर्बिटल हैं इनको हम एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं, इन्हीं को हम 2-फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अब इनको हमने नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्यों बोला और इनको एक्सियल ऑर्बिटल क्यों बोला, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर देख लो जरा। तो dxy dxz dyz, तो d ऑर्बिटल का डबल डंबल स्ट्रक्चर होता है। तो देखो 2 डंबल नजर आ रहे हैं आपको, एक डंबल ये और एक डंबल ये। तो dxy में डंबल जो हैं वो एक्सिस से 45 एंगल पे बने हुए हैं। ठीक है,
तो ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो ये तीनों हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहलाते हैं, इनको हम 3-फोल्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। और डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इनको हम एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डंबल जो है वो एक्सिस पे आपको नजर आ रहे हैं बने हुए, तो ये हमारे एक्सियल ऑर्बिटल हो गए। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट है, जब मेटल ऑर्बिटल की जो डिजेनरेसी होती है वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है और डी ऑर्बिटल हमारा स्प्लिट हो जाता है। तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है लिगेंड के नेचर पे। अगर हमारा लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी और वीक फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो कम होगी। इसके बाद हमारा 7th नंबर है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जब हमारे डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं तो दो सेट ऑफ डी ऑर्बिटल के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उस एनर्जी डिफरेंस को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। वो डिपेंड करती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल नेचर का है, अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का है तो क्या होगा, देखो ये हमारा डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी के ये 5 ऑर्बिटल हैं, ये कैसे हैं, ये हमारे डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं। जब लिगेंड पास आता है तो इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती है, तो एवरेज एनर्जी जो है बढ़ रही है। जब लिगेंड एकदम पास आ गया तो डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है तो फिर हमारे 3 ऑर्बिटल जो है वो लोअर एनर्जी के बनेंगे और 2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी के बनते हैं, ठीक है। तो T2G ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के, EG ऑर्बिटल जो है वो हायर एनर्जी के बनते हैं। तो डी के ये 5 ऑर्बिटल हैं, इसकी एनर्जी 1 डेल ओ मान लो इसको, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो O हो गया, ठीक है। ये स्प्लिट हो जाते हैं 3 लोअर एनर्जी के और 2 हायर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो 1 डेल O है, तो एक ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी, ये 1/5 डेल O होगी। होगी कितनी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब इन 3 लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी कम हो गई, तो एक में से 3/5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक की 1/5 होती, दूसरे की 1/5, तीसरे की 1/5, ऐड करोगे तो 3/5 हो जाएगी। अब चूंकि इनकी एनर्जी कम हो गई, लोअर हो गई, ठीक है, तो कितनी लोअर हो गई, तो 1 में से -3/5 कम कर दोगे तो ये -2/5 डेल O, इतनी एनर्जी जो है वो कम हो गई। अब 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी बढ़ गई, तो 1 में से 2/5 जो है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 ऑर्बिटल होंगे तो एक की 1/5, दूसरे की 1/5, तो 2/5 हो जाएगी, तो ऐड कर दो तो ये +3/5 जो है डेल O हो गया। अगर मान लीजिए जो 5 ऑर्बिटल थे उसकी एनर्जी 1d ना होके 10dq होता, इसको हम डिफरेंशियल क्वांटा बोलते हैं। तो एनर्जी लोअर हो गई, कितनी लोअर हो गई, तो 10 इंटू -2/5 करोगे, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल की इतनी का एनर्जी कितनी बढ़ गई, 2 ऑर्बिटल की, तो 10 इंटू 3/5 करोगे तो ये +6dq हो गई। तो इतनी एनर्जी जो है बढ़ गई 2 ऑर्बिटल की। इसके बाद हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखेंगे। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होता है ऑक्टाहेड्रल के जस्ट अपोजिट। तो ऑक्टाहेड्रल में T2G ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का था, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में ये हायर एनर्जी के होंगे। ऑक्टाहेड्रल में EG ऑर्बिटल हायर एनर्जी का था, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में ये लोअर एनर्जी के हैं। डी ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी 1 डेल T या आप 10dq ले लो। तो हर ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी, 1/5, इसकी 1/5, इसकी 1/5, इसकी 1/5, इसकी 1/5। तो इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी 3/5 होगी और इनकी होगी 2/5। अब इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी बढ़ गई, तो 1 + 3/5 करोगे तो ये आएगा 2/5। इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी कम हो गई, तो 1 में से ये 2/5 माइनस कर दोगे तो -3/5 जो है वो एनर्जी कम हो गई। अगर मान लीजिए एनर्जी आप 10dq मानते हो तो 10dq इंटू 2/5 करोगे तो +4dq जो है वो एनर्जी जो है बढ़ गई
और -3/5 करोगे तो ये -6d की एनर्जी जो है वो कम हो गई। तो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में रिलेशन होता है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल इक्वल होती है 4/9 स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर में जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे स्प्लिट होते हैं, तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटेशन देख लो। यहां तक तो स्प्लिटेशन ऑक्टाहेड्रल का है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर के केस में कैसा होगा, ये 3 ऑर्बिटल भी डिवाइड हो जाएंगे, 2 लोअर एनर्जी की एक हायर एनर्जी का, ये 2 ऑर्बिटल डिवाइड हो जाएंगे तो एक लोअर एनर्जी एक हायर एनर्जी का, तो ये होगा 2 1 1 1। ठीक है, तो T2G के 2 ऑर्बिटल ये हैं DYZ DXZ और ये DXY। EG के 2 ऑर्बिटल ये हैं DZ² DX² -Y²। ठीक, तो ऐसा स्प्लिटेशन होता है। इसके बाद हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के यूजेस देखेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, इसके थ्रू हम जो आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके जितने भी ड्रॉबैक थे सबको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो हमारी बड़ी जबरदस्त थ्योरी है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जितने भी ड्रॉबैक थे सबको नलीफाई कर दिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। तो पहला यूजेस है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम हाई स्पिन एंड लो स्पिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस थ्योरी के थ्रू हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस थ्योरी के थ्रू हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस थ्योरी के थ्रू हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। इस थ्योरी के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 है तो कब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा और कब स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे ड्रॉबैक जो हैं वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने खत्म कर दिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो पहला फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब मेटल आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि हमारा ये है कोबाल्ट जो है वो +2 में है, कोबाल्ट जो है वो +3 में है, तो +3 के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोबाल्ट +2। फिर नेचर ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड हमारे 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसी होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम किनको बोलते हैं, जहां पे डोनर एटम या तो नाइट्रोजन हो या फिर कार्बन हो। तो ये पायरिडीन और अमोनिया। ठीक है, तो इसमें डोनर एटम कार्बन है, इसमें डोनर एटम जो है वो कार्बन है, Cn नेगेटिव में, इसमें डोनर एटम जो है वो नाइट्रोजन, इसमें डोनर नाइट्रोजन हो तो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएगा। वीक फील्ड लिगेंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसी होती है, वो स्मॉल एक्सटेंट में होती है, कम होती है। तो यहाँ पे डोनर एटम या तो ऑक्सीजन होगा या सल्फर होगा या फिर हेलोजन एटम होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयन। फिर इसके बाद हमारा थर्ड फैक्टर है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एनर्जी जो है वो कॉम्प्लेक्स की में स्प्लिटेशन जो है वो अलग होता है। कांस्टेंट, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू की स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। अब मान लीजिए हमारा एक कॉम्प्लेक्स है Ml4, तो ये मेटल है, ये 4 लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो Ml4 बनेगा। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट K जो है वो इक्वल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड की पावर 4।
ठीक है, तो ये हमारा के हो गया स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर मान लीजिए ये फॉर्मेशन जो है वो स्टेप वाइज हो रहा है कि मेटल है, एक लिगेंड आया तो Ml बनाया, फिर Ml से एक लिगेंड और अटैच हुआ तो Ml2 बनाया, ठीक है, तो इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 है, ठीक है, तो ये ML आएगा। इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट K2 है, तो ये Ml2 और ये कॉन्सेंट्रेशन Ml और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L आएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में देखो Ml2 एक L और आया, लिगेंड और आया तो Ml3 बना, तो K3 इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक। फोर्थ स्टेप में Ml3 प्लस L तो Ml4, तो ये K4 आ गया, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो K जो है वो इक्वल होता है K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 के, ठीक है, तो ये हमारा K इक्वल होता है। तो K इक्वल है, K1 की जगह हम ये रखेंगे, K2 की जगह हम ये, K3 की जगह हम ये, K4 की जगह हम ये रखेंगे, तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K4 से रिप्रेजेंट किया, क्यों किया बताएंगे क्यों किया, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड की पावर 4। K4 को आप β4 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड की पावर 4। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, कॉपर डाई पॉजिटिव है 4 अमोनिया जो है, इसके साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, तो ये CuNH3 स्क्वायर ब्रैकेट +2 चार्ज है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना। तो ये रिएक्शन भी कैसे होगी, 4 स्टेप में होगी, ठीक है। तो इसके लिए एसोसिएशन कांस्टेंट K4 या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4 कहलाएगा, ठीक है। K को हम K4 से रिप्रेजेंट करने लगे अब, ठीक है, या इसको β4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन 4 स्टेप में हो रही थी, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा। अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये डिसोसिएट होकर आयन बना रहा है और अमोनिया बना रहा है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको कि हम इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ये एसोसिएशन कांस्टेंट का क्या होगा, इनवर्स होगा, तो 1/β4 हो जाएगा। तो इस पे हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द CuNH3 +2 आयन given that β4 for this complex is 2.1 into 10 to the power 13। तो β4 जो है एसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इतनी दी गई है, डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए तो ये 1/β4, ठीक है, इनवर्स ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, ये 1/2.1 इंटू 10 to the power 13 हो जाएगा, तो ये डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4.7 इंटू 10 to the power -14। तो ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, जिसको कि हम इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। फिर हमारा सेकंड फैक्टर है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन। तो सेंट्रल मेटल एटम आयन का साइज जितना कम होगा, स्टेबिलिटी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उतनी ही ज़्यादा होती है। फिर थर्ड है हमारी चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन की जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी हमारे उस कंपाउंड की उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एग्जांपल देख लो, CuNH3 +3, तो कोबाल्ट यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, इस कारण ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इसके। इसी प्रकार FeCN6 -3 और FeCN6 -4, तो यहाँ पे आयरन +3 में है, यहाँ पे आयरन जो है वो +2 में है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू इस वाले कॉम्प्लेक्स की। फिर हमारा फोर्थ है नेचर ऑफ लिगेंड। तो अगर लिगेंड जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड का कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू वीक फील्ड लिगेंड का कॉम्प्लेक्स। तो FeCN6 -3, FeCl6 -3, तो यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो कम स्टेबल है। फिर फिफ्थ है हमारा कीलेशन। तो मल्टीडेंटेड लिगेंड जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो जरा CrEn3, तो यहाँ पे 3 मल्टीडेंटेड लिगेंड है, ये डाइडेंटेड लिगेंड है EN हमारा, ठीक है, और यहाँ पे 2 डाइडेंटेड लिगेंड है, 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पे 1 डाइडेंटेड है और 4 मोनोडेंटेड है, यहाँ पे 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो स्टेबिलिटी जो है वो मल्टीडेंटेड लिगेंड की ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीलेशन होता है, ठीक है। तो कीलेशन जो है उसके कारण कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद हम कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर जो है वो DD ट्रांजिशन के कारण होता है,
अगर इलेक्ट्रॉन जो है विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो विजिबल लाइट हमारी ये होती है विबग्योर। तो अगर इनमें से किसी एक लाइट को एब्जॉर्ब किया तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो इमिट करती है। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या कहलाते हैं? तो विबग्योर को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे आई जो है वो इसको छोड़ देना है, तो VBGYOR। मतलब कि यदि इलेक्ट्रॉन ने वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब की तो येलो कलर इमिट करेगा, अगर ब्लू लाइट एब्जॉर्ब की तो ऑरेंज कलर इमिट करेगा, या अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया तो रेड कलर इमिट करेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर रेड एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन इमिट करेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो ब्लू इमिट करेगा, येलो एब्जॉर्ब किया तो वायलेट इमिट करेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो इमिट किए जाते हैं। तो ये हमारा विबग्योर है। तो हमको पता है कि अप टू डाउन जा रहे हैं तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है, और एनर्जी ऑफ वेवलेंथ में रिलेशन ये होता है। तो मतलब कि रेड कलर की एनर्जी जो है वो कैसी होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहां पे डीडी स्प्लिटेशन कैसा होता है? ज्यादा होता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो हमको डीडी ट्रांजिशन के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी मतलब एनर्जी जो है वो VIBG। ठीक है, क्योंकि आई तो आपने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो VBG यहां तक आप मान लो कि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है और इनकी एनर्जी जो है वो कम है। तो हम कह सकते हैं जनरली मोटे मोटे तौर पे कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जनरली VBG मतलब वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है तो उस कंपाउंड के द्वारा या तो येलो या ऑरेंज या रेड कलर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, और इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ आइडिया हम लगा लेते हैं। तो देखो जरा, ये हमारा CrF6-3, CrH2O होल 6+3, CrNS3 होल 6+3, CrCN6+3 के ये कॉम्प्लेक्स आयन है, और इनके जो लिगेंड हैं उनका ऑर्डर जो है तो CN नेगेटिव सबसे स्ट्रांग होता है, फिर अमोनिया, फिर H2O, फिर F नेगेटिव। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी सबसे कम होगी, फिर यहाँ ज़्यादा होगी, फिर यहाँ और ज़्यादा होगी, फिर यहाँ पे और भी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डीडी ट्रांजिशन मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? वॉयलेट कलर में। मतलब इसका कलर जो है वो येलो कलर होगा। तो देखो इसका येलो कलर है, वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा तो येलो कलर इमिट करेगा। फिर अमोनिया में देखो, अमोनिया में भी वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया जाएगा, येलो कलर इमिट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। फिर H2O देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब येलो कलर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, वॉयलेट कलर इमिट किया जा रहा है। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड में मतलब ये एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब की जाती है, तो येलो कलर एब्जॉर्ब किया और वायलेट कलर एमिट किया। और F6 ये तो इसका तो बहुत ही वीक लिगेंड होता है ये तो। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा, मतलब सबसे लो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा विजुअल की, और ग्रीन कलर जो है वो इमिट करेगा। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर को एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि CBSE में लास्ट 10 ईयर में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वाई NiH2O होल 6+2 इज ग्रीन कलर। तो H2O हमारा कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, निकिल ये है, तो निकिल 3D8 4s2 होता है कन्फिग्रेशन। निकिल डाई पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3D8 बचेगा। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लिंक की जाएंगे। ठीक है, H2 हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि वीक फील्ड लिगेंड में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G लोअर एनर्जी की, EG हायर एनर्जी की बनेंगे। ये तो आप पहले हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी जो है वो यहाँ पे कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि हमारा लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे लो एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी DD ट्रांजिशन में। ठीक है, और लो एनर्जी जो है वो सबसे लो एनर्जी किसकी होती है? रेड कलर की होती है। तो रेड लाइट एब्जॉर्ब की जाती है तो ग्रीन कलर जो है वो इमिट होगा, क्योंकि रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ग्रीन, तो ग्रीन कलर इमिट किया जाएगा। इस कारण ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा कैसा होता है? ये हमारा होता है ग्रीन कलर का। और यहाँ पे +2 चार्ज जो है वो लगाना भूल गए हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसके बाहर आप +2 चार्ज लगा लो। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया।
इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है वाई NiNH3 6 + 2 इज ब्लू कलर। तो देखो यहाँ पे निकिल जो है एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो 3d8 4s2 होगा। निकिल +2 में 2 इलेक्ट्रॉन ये 4s के निकल जाएंगे, तो 4s0 3d8 हो जाएगा। अब निकिल हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड तो कर देगा, लेकिन हमको चूंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हमको डी में 2 ऑर्बिटल चाहिए। अब यहाँ पे तो एक ही ऑर्बिटल बैकेंड हो पाएगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं, फिर पेयरिंग नहीं कराते। 4s का 1, 4p के 3 और 4d के 2 ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो यहाँ पे dd ट्रांजिशन होगा, ठीक है, क्योंकि d ऑर्बिटल तो स्प्लिट होगा ऑक्टाहेड्रल में, T2g लोअर एनर्जी के और Eg ऑर्बिटल हायर एनर्जी के बन जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लू कलर इमिट हो रहा है, मतलब कि ये ऑरेंज कलर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो ब्लू कलर जो है वो इमिट करेगा, तो इस कारण यहाँ पे ब्लू कलर है, ठीक है। और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.6H2O इज मिक्स्ड विथ सिल्वर नाइट्रेट 2 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड आर प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास ये 1 मोल कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराओगे तो 2 मोल AgCl बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बताना क्या होगा, तो देखो जरा, ये जो हमारा CrCl3.6H2O है, ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा, तो 2 मोल जो है वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो बनेगा, राइट। तो यहाँ पे 2 सिल्वर नाइट्रेट होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, इसमें काउंटर आयन में 2 क्लोरीन होंगे। तो अगर क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो इसका मतलब है कि वो 6 लिगेंड से अटैच, ठीक है, H2O होल 5 और 1 क्लोरीन हमें अंदर रखना होगा। 2 क्लोरीन को हम बाहर रख देते हैं और 1 H2O बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 6 लिगेंड ये होंगे। अगर मान लीजिए हम 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड के फॉर्म में लेते हैं, तो 3 क्लोरीन बाहर होते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता तो 3 सिल्वर क्लोराइड बनता, और हमें 2 मोल सिल्वर क्लोराइड बनाने हैं। इसका मतलब है क्लोरीन एक अंदर होना चाहिए, ठीक है। 1 क्लोरीन अंदर है, तो फिर H2O कितने होंगे, 5, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है जब +3 में होता है। तो बस इसकी जो है रिएक्शन 2 सिल्वर नाइट्रेट से करा देते हैं, तो हमारा 2 AgCl जो है वो बन जाएगा और बनेगा CrH2O होल 5 Cl, ठीक है। ये तो ज्यों का त्यों, इन Cl2 की जगह NO3 होल 2 आ जाएगा और H2O ज्यों का त्यों होगा, ठीक है, H2O ज्यों का त्यों होगा। तो बस हमारा स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा CrH2O होल 5 Cl स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl2.H2O। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद हम 4th नंबर देखते हैं व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3.6NH3 is mixed with silver nitrate 3 mole of silver chloride are precipitated per mole of the compound, write structural formula of the compound। L3.6NH3 है, ये सिल्वर नाइट्रेट से आप मिक्स करोगे, तो वो कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड के 3 मोल बन रहे हैं, मतलब 3 सिल्वर नाइट्रेट यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो काउंटर आयन में 3 होने चाहिए, और कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब 6 लिगेंड से अटैच होगा, तो CONH3 ये 6 लिगेंड जो है वो बनेंगे और काउंटर आयन में 3 क्लोरीन होंगे, ठीक है। तो अब ये सिल्वर नाइट्रेट जो है 3 से रिएक्ट करेगा, तो 3 सिल्वर क्लोराइड जो है वो बन जाएंगे, और जो है वो बनेगा, क्या बन जाएगा हमारा, CONH3 होल 6 और अब यहाँ पे NO3 होल 3 कर दो, ठीक है, तो ये बनेगा। फिर हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड वाई। ये हमारा CONH3 होल 6 +3 और COEN होल 2 +3। तो EN जो है वो हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है और अमोनिया जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है।
तो अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड हो तो स्टेबिलिटी और ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम हो जाती है, मोनोडेंटेड लिगेंड में स्टेबिलिटी और भी कम हो जाती है। तो चूंकि अमोनिया हमारा मोनोडेंटेड है और ये हमारा EN जो है वो बाइडेंटेड है, इस कारण ये क्या करेगा, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज रिंग जो है वो बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज रिंग के कारण कीलेशन हो रहा है, इस कारण ये स्टेबल होता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कीलेशन हो रहा है, अगर लिगेंड जो है वो कीलेशन कर रहा है, तो वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड स्टेबल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग, FeCN6 - 4 एंड FeH2O+2 आर डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखो CN जो है वो हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, H2 हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटेशन एनर्जी जो है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब करनी होगी। यहाँ पे H2 वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, तो लो एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब होती है यहाँ पे, ठीक है। इस कारण इन दोनों कंपाउंड के कलर जो है वो कैसे होंगे, वो डिफरेंट होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड देन Cl नेगेटिव। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल जो है वो कैसे होते हैं, वो बैकेंट होते हैं। अब चूंकि ये ऑर्बिटल बैकेंट हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उसके साथ बैक बॉन्डिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई, अब बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग से बन गई, तो यहाँ पे पाई पाई ये जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, ठीक है, जो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आए, तो उनके इंटरेक्शन के कारण जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी जो है वो और भी ज़्यादा हाई हो जाती है। इसलिए CO जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जबकि क्लोरीन जो है वो मेटल एटम या आयन के साथ क्या होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्योंकि इसमें जो है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट होते हैं, तो इस कारण यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो है वो डी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो पाती, इसलिए ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट देन अमोनिया। तो रीजन वही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अमोनिया भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, ये कंपैरेटिवली वीक होता है। स्ट्रॉन्ग तो ये भी होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो रीजन ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वहाँ पे बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल कैसे होते हैं, बैकेंट होते हैं, जो कि मेटल के डी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, बैक बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे बॉन्ड बन जाते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी जो है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हमारा लिगेंड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाता है। तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हम मानते हैं जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी जो है वो उसके द्वारा ज़्यादा हो, तो उसको हम स्ट्रॉन्गर लिगेंड मानते हैं। तो अमोनिया केस में थोड़ा सा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी कम होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निकल डज नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो निकल जो है वो लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता, रीज़न क्या है, तो रीज़न बड़ा सिंपल सा है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमको चाहिए कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो D2sp3 हो या फिर sp3D2 हो। अब निकल के केस में देख लो ज़रा, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D8 4s0। तो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बैकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा, हमको 2 बैकेंट डी ऑर्बिटल मिल ही नहीं सकते, और जब 2 बैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे तो फिर लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए निकल हमेशा हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, मतलब आउटर डी ऑर्बिटल जो है वो यूज किया जाता है वहां पे।
फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D4 इन टर्म ऑफ T2G एंड EG इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड व्हेन। पहला है डेल O ग्रेटर देन P, सेकेंड है डेल O लेसर देन P। तो डेल O इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और P को हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा कब होती है? जब हमारा लिगेंड कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। और स्ट्रांग लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है। तो T2G में और EG में इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे 1 2 3 और फिर पेयरिंग हो जाएगी 4। तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, EG बैकेंड रहेगा। लेकिन अगर हम यहां देखें तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी कम है, मतलब कि हमारा लिगेंड कैसा होगा? वीक होगा। और वीक लिगेंड है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटेशन एनर्जी कम है, और वीक लिगेंड जो है वो डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पा रहा। मतलब हमारा कन्फिग्रेशन क्या होगा? T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा। ठीक है ना? तो बस यही हमारा डिटेल लिखा हुआ है इसमें, राइट? तो इसको आप पढ़ लेना। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।